भले ही नक्श ने अपना साम्राज्य फिर से पा लिया था, भले ही उसने अपनी फैक्ट्रीज को ब्लैक फाउंडेशन के चंगुल से छुड़ा लिया था, लेकिन वो जानता था कि यह खुशी ज्यादा दिनों तक टिकने वाली नहीं है। उसे एक ऐसे खतरे का अंदेशा था जिसके चलते शायद उसे अपनी जान तक कुर्बान करनी पड़ सकती थी। हालांकि जैसे ही नक्श ने बाकी लोगों के सामने उस खतरे का खुलासा किया, पूरे मैदान में एकाएक खामोशी छा गई थी। जश्न का माहौल कुछ ही पलों में शोक में बदल गया था। नक्श की बात सुनकर अनिका और बच्चों के मन में कई सवाल उमड़ रहे थे, लेकिन वो भरी सभा में सबके सामने वो सवाल पूछकर माहौल को और क्रिटिकल नहीं बनाना चाहते थे, और नक्श भी ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता था। इसलिए तुरंत ही उसने शेर के अंदाज में हुंकार भरते हुए कहा, मैंने एक छोटे से खतरे के बारे में आप लोगों को क्या बताया? आप लोग तो मातम मनाने लगे। अरे जब खतरा आएगा तब की तब देख लेंगे। ऐसे भी जब तक आप लोग मेरे साथ हैं, मेरे और मेरे एम्पायर की बुनियाद कोई नहीं हिला सकता है। नक्श के मुंह से निकले उन शब्दों ने नक्श सम्राट एम्पायर के एक्सपर्ट्स के शरीर में एक नई जान फूंक दी थी, और तुरंत ही सभी एक्सपर्ट्स ने एक साथ नक्श की बात को दोहराते हुए कहा, कोई नहीं हिला सकता, कोई नहीं हिला सकता, नक्श झुकेगा नहीं साला। यकीनन वो नजारा किसी मूवी से कम नहीं था। वो सब देखकर मेरे खुद के रोंगटे खड़े हो गए थे। अब क्या हम इसी तरह खड़े रहेंगे या पार्टी शार्टी भी करेंगे? जैसे ही नक्श ने पार्टी की घोषणा की, वैसे ही एम्पायर का माहौल एक बार फिर से खुशनुमा हो उठा, और जल्दी से कुशल और बाकी लोग पार्टी के इंतजामात में लग गए। 1 घंटे बाद जब नक्श तैयार होकर अपने परिवार के साथ मैदान में पहुंचा, तब तक पार्टी के सारे इंतजाम हो गए थे। नक्श की एंट्री के साथ पार्टी की शुरुआत हुई, और शराब के साथ साथ कबाब और नाच गाने का दौर भी चला। कोई थिरकता हुआ, कोई कूदता हुआ, तो कोई नशे में पूरी तरह से धुत नजर आया। शराब पीकर नक्श खुद इतना रोमांटिक हो गया था कि वो अनिका को लेकर सीधा स्टेज पर पहुंच गया और एक गाने पर डांस करने लगा। 1 लाख लोगों की आंखें नक्श और अनिका पर टिकी हुई थी। जहां अनिका को शर्म आ रही थी, तो वहीं नक्श बेशर्म अंदाज में नाचता चला गया। गौर करने वाली बात यह थी कि पूरा एम्पायर रोशनी से जगमगा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मानो नक्श 14 साल का वनवास काटकर अपने एम्पायर लौटा हो। खैर जो भी हो, नक्श को अपना एम्पायर मिल गया था, और उन मजदूरों को रहने के लिए एक नई छत। सब बहुत खुश थे, लेकिन ब्लैक फाउंडेशन का अफ्रीकन हेड बिल्कुल भी खुश नहीं था। जैसे तैसे अधमरी हालत में लोगों से लिफ्ट लेकर वो अपने एक सेफ हाउस पहुंचा। इंडिया आते ही उसने अपने लिए कुछ 3-4 सेफ हाउस तैयार करवाए थे, जिसके बारे में सिर्फ उसके खास एक्सपर्ट्स ही जानते थे। खैर, सेफ हाउस में एंटर करते ही वो सीधा ब्लैक रूम में दाखिल हुआ, जहां वो जरूरत के हिसाब से अपने शैतानी देवी देवताओं की पूजा करता था। तुरंत ही उसने हवन जलाया और अपने शैतानी देवी देवताओं की पूजा में लग गया। वो पूजा 3 घंटे चली। हालांकि पूजा के दौरान उस कमरे में कोई भी देवी या देवता प्रकट नहीं हुए थे, लेकिन 3 घंटे अपने शैतानी देवी देवता को याद करते हुए उसने अपनी सारी पावर्स को फिर से रिस्टोर कर लिया था। ब्लैक फाउंडेशन की डिक्शनरी में इस प्रोसेस को ब्लैक प्रोसेस कहा गया है। खैर, अपनी पावर्स को रिस्टोर करने के बाद वो अफ्रीकन हेड दूसरे कमरे में गया और इस बार दूसरे मंत्रों का उच्चारण करने लगा। ओम हीम क्लीम शैतानी देवी नमः, ओम हीम क्लीम शैतानी देवी नमः। गुलपरी, गुलपरी प्रकट हो, गुलपरी प्रकट हो। पूरे आधे घंटे तक उन मंत्रों का उच्चारण करने के बाद फाइनली गुलपरी प्रकट हुई और उस अफ्रीकन हेड को जीवित देखकर बहुत खुश भी हुई। वत्स, आंखें खोलो, मैं साक्षात तुम्हारे सामने खड़ी हूं। उस गुलपरी की आवाज सुनते ही अफ्रीकन हेड ने अपनी आंखें खोली और सीधा उसके पैरों में जा गिरा। गुलपरी, मुझे वरदान देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपका यह एहसान शायद इस जन्म में तो नहीं चुका पाऊंगा, लेकिन हाँ, चूंकि आपने मुझे नया जन्म दिया है, तो इस जन्म में मैं आपको कभी निराश नहीं करूंगा। लेकिन आगे बोलते हुए वो अफ्रीकन हेड थोड़ा हिचकिचा रहा था। लेकिन क्या वत्स, तुम्हें मुझसे जो भी मांगना है तुम खुलकर मांग सकते हो, मैं तुम्हारी मुराद जरूर पूरी करूंगी। उस अफ्रीकन हेड को गुलपरी के मुंह से यही तो सुनना था। जैसे गुलपरी के मुंह से वो शब्द बाहर आए, वैसे ही उस अफ्रीकन हेड ने अपनी हिचकिचाहट मिटाते हुए कहा, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं नक्श को कैसे हराऊं। उसने अपना जो कुछ भी खोया था अब तक तो वो सब वापस पा लिया होगा।
और ना सिर्फ उसके पास वो नायाब जड़ी बूटी है, बल्कि अब वो भयंकर रूप से और भी ज्यादा ताकतवर हो गया है। हे गुलपरी, मेरी मदद कर। नक्श को हराने और उसे मिटाने का कोई उपाय बताओ। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, नक्श की मौत खुद चलकर तुम्हारे पास आएगी। तुम्हें बस थोड़ा संयम से काम लेना है, मुस्कुराते हुए गुलपरी ने कहा। लेकिन मेरे सब्र करने से वो खुद चलकर मेरे पास थोड़ी आएगा। अफ्रीकन हेड ने अपना कंफ्यूजन सामने रखा। वो आएगा, जरूर आएगा। 2 दानव उसे तुम्हारे पास लेकर आएंगे। गुलपरी के चेहरे पर मुस्कान बरकरार थी। 2 दानव? कौन से 2 दानव? लेकिन गुलपरी की बात सुनकर वो अफ्रीकन हेड और भी ज्यादा चौंक गया था। नक्श को खत्म करने के लिए जल्दी ही 2 दानव यहां आएंगे। तुम्हारा काम सिर्फ इतना है कि तुम्हें उन 2 दानवों को नक्श तक पहुंचाना है। उसके बाद नक्श खुद ब खुद तुम्हारे पास आएगा और अंत में उसकी मौत पक्की है। गुलपरी के मुंह से यह सुनकर उस अफ्रीकन हेड की आंखों में असीम चमक देखने को मिली। उसका मुरझाया हुआ चेहरा भी पूरी तरह से खिल उठा था। गुलपरी की जय हो, गुलपरी की जय हो। अफ्रीकन हेड गुलपरी की जय जयकार करने लगा और गुलपरी अपना संदेश देकर वहां से गायब हो गई। वहीं दूसरी तरफ नक्श सम्राट एम्पायर में पार्टी रात करीब 2 बजे तक चली। सबने जमकर दारू पी और दबाकर खाने के बाद सब अपने अपने कमरों में सोने चले गए थे। भले ही नक्श सम्राट एम्पायर में सन्नाटा था, लेकिन इस सन्नाटे के पीछे रौनक साफ नजर आ रही थी। अभी नक्श और अनिका सोने ही वाले थे कि तभी अचानक से उनके कमरे का दरवाजा खुला और नक्श के तीनों बच्चों ने एंट्री ली। क्या बात है, तुम तीनों अब तक सोए नहीं? पता है ना कि कल सुबह जल्दी उठना है और स्कूल में एडमिशन के लिए जाना है। बहुत ही शांत और सरल अंदाज में नक्श ने कहा। पापा, पार्टी के दौरान एक तरफ आपने कहा कि जब खतरा आएगा तब की तब देखी जाएगी, और दूसरी तरफ आपने कहा कि उस खतरे से निपटने के लिए आपको अपनी कुर्बानी देनी होगी। मुझे आपका यह टंग ट्विस्ट बिल्कुल समझ नहीं आया। अपनी बात बोलते हुए तुरंत एकलव्य नक्श के करीब जाकर बैठ गया। एकलव्य, बात यहां टंग ट्विस्ट की नहीं है। बात यह है कि पापा ने अपनी कुर्बानी की बात क्यों की? ऋषभ की आंखों में हल्का गुस्सा नजर आया। वही तो, मुझे भी कुछ समझ नहीं आया। अब तो सब कुछ पहले जैसा हो गया है और जो कुछ भी बचा है वो भी नॉर्मल हो जाएगा। ऊपर से अब हमारे पास वो नायाब जड़ी बूटी भी आ गई है। तो फिर आपको कुर्बानी देने की क्या जरूरत है पापा? और कुर्बानी देने की नौबत ही क्यों आएगी? गंभीर अंदाज में सोचते हुए सानवी ने कहा। नक्श भली भांति जानता था कि उसके बच्चों के मुंह से उसे ये सवाल सुनने को जरूर मिलेंगे और वो उन सवालों के जवाब के साथ पूरी तरह से तैयार था। बच्चों, माना कि मैं एक अव्वल दर्जे का कल्टीवेटर हूं, माना कि मेरे पास कई बीमारियों को ठीक करने की पिल है, माना कि मेरे पास बहुत ताकत है, रेयर से लेकर लेजेंडरी और शैतानी टेक्निक्स भी हैं, लेकिन हूं तो मैं एक इंसान ही, और मैंने अमृत तो चखा नहीं है जो मैं अमर रहूं। एक ना एक दिन तो मुझे जाना ही है, तो क्या फर्क पड़ता है कि मैं कब जाऊं? धीमी मुस्कान के साथ नक्श ने उन सवालों का उत्तर दिया। पापा, हमें हमारे सवालों का जवाब नहीं मिला और अभी तो हमारी जिंदगी शुरू हुई है और आप जाने की बात कर रहे हैं। उदास होते हुए एकलव्य ने कहा। अगर कुर्बानी देनी ही है तो हम में से कोई भी दे देगा। एम्पायर में इतने एक्सपर्ट्स हैं, उनमें से कोई दे देगा। लेकिन आपको ही कुर्बानी क्यों देनी है? कुछ बच्चों के सर पर शुरू से ही बाप का साया नहीं होता है। हमारे पास है और आप वो भी हमसे छीनना चाहते हैं। एकलव्य भी बहुत सैड हो गया था। सानवी तो इतनी उदास थी कि वो मुंह फुलाकर बैठ गई थी। उसके मुंह से शब्द का एक दाना भी सुनने को नहीं मिला था। तो वहीं अनिका भी नक्श से कोई खुश नहीं थी, बल्कि उसे लगातार घूर घूर कर देख रही थी। हालांकि तुरंत ही नक्श ने अपने बच्चों के सर पर हाथ रखते हुए धीरे से मुस्कुराकर कहा, देखो, जब कोई पेड़ बड़ा होता है ना, तो वो सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने नीचे रहने वाले हर परिंदे, हर छांव तलाशने वाले इंसान के लिए बड़ा होता है। मैं अगर कभी ना रहा तो भी मेरी बातें, मेरे फैसले, मेरा प्यार, ये सब तुम्हारे साथ रहेंगे। लेकिन एक बात याद रखना, एक सच्चा इंसान वही होता है जो खुद से ज्यादा दूसरों की जिंदगी को मायने देता है। अगर मैं किसी के लिए कुछ कर सका, किसी की जान बचा सका, तो यही मेरी सबसे बड़ी जीत होगी, और उस जीत में तुम सबको मेरा भागीदार बनना है। एक और बात, तुम लोग
तुम मेरी सबसे बड़ी ताकत हो। मुझे तुम तीनों पर पूरा भरोसा है कि अगर मैं ना भी रहूं तो तुम इस दुनिया को और भी बेहतर बनाओगे। डर मत बनो, उम्मीद बनो, जैसे मैं बना था। लेकिन पापा, भले ही नक्श के मुंह से निकले वो शब्द काफी इंस्पायरिंग थे, लेकिन एकलव्य फिर भी उन्हें मानने के लिए तैयार नहीं था। बेटा, यही जिंदगी का सार है। इस संसार में जो भी आएगा वो एक ना एक दिन जाएगा ही जाएगा, और वो कितने दिन इस संसार में रुकेगा वो उसके कर्म और उसकी किस्मत पर डिपेंड करता है। और ना तो हम किस्मत देख सकते हैं, ना पढ़ सकते हैं, और ना ही उसे बदल सकते हैं। इसलिए जीवन के जितने दिन भी हैं उन्हें खुलकर जियो। जो होना होगा तब होता रहेगा। नक्श की बात में दम था, और फाइनली उसके बच्चों को अपने पिता की शख्सियत बहुत अच्छे से समझ आ गई थी। तीनों बच्चों ने नक्श को हग किया और गुड नाइट कहकर अपने कमरे में सोने चले गए। नक्श, इतना परेशान मत हो, छोटे हैं वो अभी। उन्हें तुम्हारी ये हाईफाई बातें कितनी समझ आती हैं ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, एक ना एक दिन उन्हें तुम्हारा मोटिव जरूर समझ आएगा, और उसके बाद उनमें से कोई भी तुमसे कोई सवाल जवाब नहीं करेगा। और मैं तो हूं ही हमेशा तुम्हारे साथ, जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी। अनिका भी पूरी तरह से इमोशनल होती हुई नजर आई। लेकिन अभी मैं जिंदा हूं, तुम अभी से भावनाओं में बह रही हो। माहौल को फिर से नॉर्मल करते हुए नक्श ने मजाकिया अंदाज में अनिका से कहा, ओ शट अप यार, मैं तो बस तुम्हारी इमोशनल फीलिंग्स में तुम्हारा साथ दे रही थी। प्यार भरे अंदाज में अनिका ने नक्श के सर पर हल्की सी टपली मारते हुए कहा, अगर साथ देना ही है तो कल से हमें फिर से अपने बिजनेस पर लगना होगा। ध्यान रहे, हम सब कुछ फिर से स्क्रैच से शुरू कर रहे हैं, इसलिए क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। और अनिका, तुम्हें सिर्फ काम पर ध्यान देना है, बाकी सब कुछ भूल जाओ और सिर्फ काम पर फोकस करो। बहुत मुश्किल से हमें हमारा सब कुछ वापस मिला है, उसे खोने का रिस्क हम फिर से नहीं ले सकते। और अब मुझे सारे छोटे मोटे दुश्मन साफ चाहिए। मैं किसी भी हाल में रिस्क नहीं लेना चाहता। और हाँ, कल से तुम भानुशाली परिवार का पूरा बिजनेस हैंडल करोगी। अचानक से नक्श का अंदाज कुछ ज्यादा ही सीरियस हो गया था। जो आ गया पतिदेव, अगर आपकी इजाजत हो तो क्या मैं सो सकती हूं? कल बहुत काम है, रोमांटिक अंदाज में तंज कसते हुए अनिका ने कहा। अनिका की बात सुनकर तुरंत ही नक्श ने अनिका को गले लगाया और दोनों एक दूसरे से चिपक कर नींद लोक के सफर पर निकल गए। नक्श ने सिर्फ अपना एम्पायर ही नहीं बल्कि सभी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस और इंस्टीट्यूशंस को फिर से पा लिया था, और मीडिया के थ्रू यह खबर पूरे देश और दुनिया में फैल गई थी। सोशल मीडिया पर नक्श सबसे ज्यादा ट्रेंड कर रहा था, और सर्च इंजन पर उसी के नाम को सबसे ज्यादा सर्च किया जा रहा था। हालांकि भारत की जनता की तरफ से मिक्स्ड रिएक्शंस थे। कोई नक्श के साथ था तो कोई नहीं। वैसे शेयर मार्केट खुलते ही नक्श की कंपनी के शेयर्स ने भारी उछाल हासिल कर लिया था, और पहले ही दिन फिर से अपने देश में झंडे गाड़ना यह नक्श के लिए बहुत अच्छा साइन था। साथ ही साथ मीडिया में यह खबर भी फैल गई थी कि नक्श ने ब्लैक फाउंडेशन के अफ्रीकन हेड को मार दिया है। जैसे ही यह खबर नक्श के इन्वेस्टर्स को मिली, वैसे ही उनके तोते उड़ गए थे। नक्श ने उन इन्वेस्टर्स से उनका इन्वेस्टमेंट चुकाने के लिए कुछ दिन की मोहलत मांगी थी, लेकिन प्रॉफिट के चलते उन इन्वेस्टर्स ने उस अफ्रीकन हेड से हाथ मिलाया था। लेकिन ये क्या, नक्श फिर से धंधे में उतर गया था, और जितना पैसा उन्होंने नक्श का इन्वेस्टर बनकर कमाया था, उतना पैसा वो अपने 25-30 साल के बिजनेस करियर में कभी नहीं कमा पाए थे। तुरंत ही उन सभी इन्वेस्टर्स ने एक मीटिंग की और फैसला लिया कि वो अनिका से मिलकर उससे माफी मांगेंगे और बदले में अपना 80% नक्श के बिजनेस पर इन्वेस्ट करेंगे। ऑफ कोर्स नक्श को इन्वेस्टर्स की जरूरत थी, और वो इन्वेस्टर्स हाथ धोकर अनिका के पीछे पड़ने वाले थे। सुबह की पहली किरण के साथ अनिका को एक्स मेन इन्वेस्टर का कॉल आया, और उसने अनिका से मिलने के लिए कहा। वैसे तो अनिका एक झटके में उसे मना करना चाहती थी, लेकिन फिर अचानक से अनिका के मन में एक आइडिया आया, और वो उन इन्वेस्टर्स से मिलने के लिए राजी हो गई। जल्द ही उस इन्वेस्टर ने मिलने की जगह और समय बताया, और समय अनुसार अनिका भी लोकेशन पर पहुंच गई। क्या अनिका नक्श का पूरा बिजनेस संभाल पाएगी? क्या अनिका उन इन्वेस्टर्स से फिर से हाथ मिलाएगी, या फिर वो उनका बैंड बजाने आई थी? वैसे अनिका के मन में कौन सा नया प्लान घूम रहा था? क्या वो उन इन्वेस्टर्स का